बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर एंड जर्ड। पेप्टिक अल्सर और ये जर्ड क्या है? ये एक्चुअली ये जीआईटी की डिजीज़ है। इसमें पेप्टिक अल्सर और जर्ड में होता क्या है? अल्सर तो ज़ख़म को बोलते हैं, सोर वगैरह। क्या हो जाता है, जीआईटी की जो लाइनिंग है हो स्टमक में या डोडिनम में वो क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाली लाइनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, वो हट जाती है। तो नीचे वाले सेल्स जो है वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सोर। तो अब ये वाली जो लाइनिंग जो सेल्स हैं, ज़ाहिर ऊपर वाली एपिथेलियल जो कवरिंग लाइनिंग थी वो हट गई है, तो नीचे वाले सेल्स जो है वो नज़र आने लग गए। तो अब ये जब इसके ऊपर बेस या एसिड लगेगा तो क्या होगा, पेन होगा या फिर बर्निंग होगी। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ट्रीट करना है। इसको बोलते हैं अल्सर। जड क्या है? जड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, जब हम लोग फूड खाते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये है स्टमक। ये क्या है, ये ये किर ये जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और ये जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर है। ये जो कार्डियक, जब फूड नीचे आता है उसके बाद कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन क्या होता, उसके बाद क्या होता है, जो फूड है पेरिस्टालसिस के जरिए कहाँ से जाता है, डोडिनम में। लेकिन यहाँ पे एंटी पेरिस्टालसिस हो जाती है कभी कभी। ये जो फूड है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। ये कार्डियक स्फिंक्टर हो सकता है, कार्डियक स्फिंक्टर ना क्लोज होने की वजह से कार्डियक स्फिंक्टर फेल हो गया, अभी क्लोज नहीं हो रहा, तो फूड वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, या फिर एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से फूड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस फूड में क्या है, हमें पता है इसमें एसिड होता है ना, स्टमक में एसिड होता है। तो ये एसिडिक फूड जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, हमें बर्निंग होती है। तो इसको हम लोगों ने कैसे ट्रीट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। पेप्टिक अल्सर क्या है, ये जो है स्टमक की जब लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। डोडिनल अल्सर, जब डोडिनम की लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए उसको बोलते हैं डोडिनल अल्सर। इस अल्सर की जो काज है वो क्या है, अल्सर हो सकता है इसको एच पाइलोरी ने किया हो। एच पाइलोरी क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये जो स्टमक है इसकी लाइनिंग में डीप चला जाता है और वहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। और ये जो एच पाइलोरी है ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को जो है ना, इसकी प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो म्यूकस की प्रोडक्शन कम होगी। जब म्यूकस की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जब कम होगा तो HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, म्यूकस की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये जो वॉल है स्टमक की, कि एक तो एच पाइलोरी खुद इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरा HCl इसको आके क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। या फिर PGE2 की डिफिशियंसी की वजह हो सकता है कि अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो किसी न किसी वजह से नहीं बन रहा। तो जब ये नहीं बन रहा तो ये क्या करता है, हमें पता है प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करता है। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, ये स्टमक की जो लाइनिंग है इसको बचाते हैं किससे, HCl से। इसके अलावा अगर HCl की सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, किस वजह से, गैस्ट्रिनोमा की वजह से, अक्सर गैस्ट्रिन जो सिक्रीशन सेल्स हैं, गैस्ट्रिन सिक्रीशन जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, क्या हाई मतलब बहुत ज़्यादा ये सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिन की हाई सिक्रीशन की वजह से HCl की अमाउंट जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टमक की लाइनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर एसिटाइलकोलिन की ज़्यादा रिलीज़ की वजह से, या फिर हिस्टामिन की ज़्यादा रिलीज़ की वजह से। तो HCl की सिक्रीशन जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, म्यूकस की, तो अगर म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा ना हुई और HCl की ज़्यादा हुई तो इससे भी क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। क्योंकि HCl और म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो एक दूसरे को बैलेंस करती है नॉर्मल स्टमक में। ये भी इन दोनों की अमाउंट सेम है। अगर HCl ज़्यादा हुआ और म्यूकस कम हुआ तो क्या होगा, अल्सर काज हो सकता है। एनसेड जो है वो अल्सर काज कर सकते हैं। एनसेड कैसे काज करता है, एनसेड जो है ये COX-1 और COX-2, ये COX-1 और COX-2 दोनों को ब्लॉक करता है। और हमें पता है COX-1 और COX-2 जो है इनका काम क्या है, ये ग्लैंडिन को सिंथेसाइज करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो HCl जो है वो क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब हम लोगों ने इन काजेस को देख के इसको ट्रीट करना है। जहाँ पे एच पाइलोरी का काज है वहाँ पे हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करने। जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफिशियंसी है वहाँ पे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करेंगे, लाइक मिसोप्रोस्टोल यूज़ करेंगे। जहाँ पे HCl ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे HCl को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे के, पोटाशियम और हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे के, PPIs देकर। और जहाँ पे एनसेड का काज है वहाँ पे एनसेड ना लेकर, या फिर एनसेड से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। तो हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, PPIs, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंटासिड्स,
म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करेंगी तो HCl स्टमक की जो लाइनिंग है उसको क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी HCl से। एंटासिड क्या करती हैं, ये HCl जब सिक्रीट हो जाए उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करेगी। जब भी किसी बंदे को हार्ट बर्न हो या फिर स्टमक उसका मैदा जल रहा हो तो हम लोग क्या देंगे उसको, एंटासिड। तो ये जाके डायरेक्ट HCl को न्यूट्रलाइज कर लेगी। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स ये क्या करती हैं, जाके उस जो जख्म है, अल्सर है, उसको प्रोटेक्ट करेंगी HCl से और उसको ट्रीट करेगी। सबसे पहले जो एजेंट्स है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। फजुकाज है, हो सकता है वो H पाइलोरी हो, तो H पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो इसके लिए हम लोग 2 थेरापीज़ यूज़ करते हैं, या ट्रिपल थेरापी यूज़ करते हैं या क्वाड्रुपल थेरापी यूज़ करते हैं। तो ट्रिपल थेरापी में हमारे पास जो ड्रग्स है वो क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और PPIs। क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन क्या करती हैं, ये क्या है, एमोक्सिसिलिन क्या है, पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक है, और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड्स हैं। तो ये क्या करती हैं, जाके H पाइलोरी को किल करती हैं। तो H पाइलोरी जब किल होगा तो इस तरह आहिस्ता फिर उसके बाद अल्सर जो है, ज़ख़म जो है वो खुद बहुत ट्रीट हो जाएगा जब H पाइलोरी को किल किया जाए। PPIs क्या करती हैं, ये जाके हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पम्प को ब्लॉक करेंगी। जब ये ब्लॉक होंगी तो HCl जो है वो सिक्रीट नहीं होगा। HCl क्या होगा, सिक्रीट नहीं होगा। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन जो है वो किसको किल करेंगी, बैक्टीरिया को। तो अब जब HCl और ये जो H पाइलोरी भी ख़त्म होगा और HCl भी जख्म पे नहीं लगेगा तो वक्त के साथ साथ वो जो सोर है वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। क्वाड्रुपल थेरापी में क्या है, हम लोग मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, PPIs और बिस्मथ सब सैलिसाइलेट यूज़ करते हैं। ये बिस्मथ सब सैलिसाइलेट क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल भी है, जहाँ कोई माइक्रोब्स वगैरह है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा ये जो अल्सर होगा उसको क्या करेगा, ऊपर से प्रोटेक्ट करेगा। स्टमक में कहीं पे भी अल्सर होगा उसको ऊपर से ऐसे प्रोटेक्ट करेगा ताकि HCl इस पर नहीं लगेगा। तो जब HCl नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्सर जो है वो ठीक हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल हम लोग कब यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन कब यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन जब क्लेरिथ्रोमाइसिन की क्या हो, बैक्टीरिया जो है H पाइलोरी इसके लिए क्या शो करे, रेजिस्टेंट शो करे, तो तब हम लोग क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा अगर कोई पेशेंट है वो एमोक्सिसिलिन क्या है, पेंसिलिन है ना, अगर किसी को एलर्जी है इससे तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग एमोक्सिसिलिन नहीं देंगे, हम लोग उसको मेट्रोनिडाजोल देंगे। इसके अलावा PPIs देते हैं, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पम्प को इनहिबिट करने के लिए। तो जब ये इनहिबिट होगा तो HCl जो है वो सिक्रीट नहीं होगा, तो वो जो सोर है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा, ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट फर्स्ट क्लास ड्रग ये थी। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इसमें हमारे पास 4 ड्रग्स हैं। सिमिटिडीन है, निज़ाटिडीन है, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन। ये क्या है, H2 एंटागोनिस्ट। ये क्या करती है, हमारे पास ये जो पेराइटल सेल्स हैं, HCl कहाँ से रिलीज़ होता है, HCl जो है वो पेराइटल सेल से रिलीज़ होता है, और पेराइटल सेल्स के ऊपर हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं हमें ये पता होना चाहिए। HCl में स्टमक से एक सेल लेती हूँ, वो भी कौन सा, पेराइटल सेल। तो ये जो पेराइटल सेल है इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये कौन सा रिसेप्टर है, ये H2 रिसेप्टर है। इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा है, ये कौन सा रिसेप्टर है, ये है M3 रिसेप्टर। इसके अलावा इसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, ये किस चीज़ के लिए है, ये है गैस्ट्रिन के लिए रिसेप्टर। तो HCl कैसे रिलीज़ होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और पोटाशियम एटीपेस पंप से। ये क्या है, यहाँ ये पंप है, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। जब हिस्टामिन आएगा इस पे के ऊपर एक्ट करेगा H2 रिसेप्टर्स के ऊपर, तो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन आयन। जब एसिटाइल कोलिन आएगा और M3 के ऊपर एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे। इसी तरह गैस्ट्रिन जब इसके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होगा। हम लोग क्या ले रहे हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो आएगा H2 रिसेप्टर्स को इसके ऊपर, इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसके ऊपर हिस्टामिन अब आके नहीं लग सकता, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, HCl की सिक्रीशन को इस तरह हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं।
तो ये इसका क्या था, ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मेकनिज़म ऑफ एक्शन इसका ये था। अब इसके यूजेस की तरफ आते हैं। H2 एंटागोनिस्ट को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेस अल्सर को, स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जर्ड को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। इसकी पीके की तरफ आते हैं कि ये कैसे इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। औरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सिमिटिडीन, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन को हम लोग जो है वो आईवी फॉर्म में भी हमारे पास ये अवेलेबल है। और ये जो है, ये जो ड्रग्स हैं, ये कैसे एक्सक्रीट होती हैं? ये यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं। लिवर मेटाबोलाइज होने के बाद ये यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो उन पेशेंट्स में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी जिन में क्या हो, रीनल डिसफंक्शन हो, जिनकी किडनीज प्रॉब्लम हो, तो उनमें ये क्या हो जाएगी, इसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? हम लोग इस H2 एंटागोनिस्ट को इतना यूज़ नहीं करते, बल्कि इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। सिमिटिडीन जो है वो, उसके ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कि ये क्या काज करता है, गलेक्टोरिया मतलब हाई मिल्क प्रोडक्शन को ये ज़्यादा करता है। दूसरा, ये गायनिकोमेस्टिया काज करता है। किन में? मेल्स में ये क्या काज करता है, गायनिकोमेस्टिया। तो इस वजह से हम लोग यूज़ नहीं करते। गायनिकोमेस्टिया ये इसलिए काज करता है क्योंकि ये एक्ट करता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन के तौर पे ये सिमिटिडीन जो है वो एक्ट करता है। तो इस वजह से ये गायनिकोमेस्टिया काज करता है। इसके अलावा ये मेंटल कन्फ्यूजन काज करता है और ड्रग्स की एफिकेसी को कम करता है। लाइक कीटोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल को चाहिए कौन सा एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट इसकी एक्टिवेशन के लिए। लेकिन H2 एंटागोनिस्ट ने क्या किया, एसिडिटी को कम कर दिया, तब कीटोकोनाजोल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो अपना इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा। इसके अलावा सिमिटिडीन जो है वो ब्लॉक करता है किसको, P450 सिस्टम को। तो P450 सिस्टम को जब इनहिबिट करेगा साइटोक्रोम P450 को, तो जो जिन ड्रग्स को साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज कर रहा था उनका प्लाज्मा लेवल हाई हो जाएगा। इनमें जो ड्रग्स वो कार्बामेज़ेपिन है, डाइजिपाम है, एलिट्रिप्टेन है, इमिप्रामीन है, फिनोटोइन है और वारफरीन है, ज़ेलिप्लोन है। इन ड्रग्स का प्लाज्मा लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जब ये P450 जो है इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास ड्रग है वो थर्ड क्लास जो ड्रग है वो है PPIs को हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अच्छा, H2 एंटागोनिस्ट की जगह हम लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो वो 70% H2 एंटागोनिस्ट 70% जो है वो हाइड्रोजन आयंस को ब्लॉक करता है। PPI जो है वो 90% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन को ये ब्लॉक करता है। दूसरा, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी जो है हमारे पास बहुत कम है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डायरेक्ट जाके क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन पोटाशियम पंप है इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन नहीं होगी पैराइटल सेल्स से। और ये इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये जो PPIs है ये हमारे पास प्रो ड्रग की फॉर्म में यूज़ होती है, प्रो ड्रग की फॉर्म में ये यूज़ होती है, ये प्रो ड्रग है। और ये जाकर बेसिक मीडियम में क्या होती हैं, सोलुबलाइज होती हैं। तो एसिडिक मीडियम जब ये स्टमक से पास करती है, हम लोग इसको ऑरली यूज़ करते हैं ना, जब ये स्टमक से पास करती है तो ज़ाहिर है फिर ये डिग्रेड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, इन टैबलेट्स की इंटीरियर कोटिंग करते हैं ताकि ये जब स्टमक से पास करे तो ये डिग्रेड ना हो, जाके ये इंटीरियर कोट जो है जाके बेसिक मीडियम में डोडिनम में डिजोल्व हो जाए और ये एब्जॉर्ब हो जाए वहाँ से। PPI जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, किसके साथ, कोवेलेंट बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ ये क्या बनाती है, इसके एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। तो फिर जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो फिर अब क्या होगा, अब 24 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स जो है हमारे पास न्यू एंजाइम्स बनेंगे। ये नहीं है कि यही जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो, नो, न्यू नए एंजाइम्स बनेंगे क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अच्छा, ओमिप्राजोल की अगर हम चाहते हैं कि ओमिप्राजोल जो है वो जल्दी से अपना एक्शन शो करे और जल्दी एब्जॉर्ब हो, तो इसके साथ हम लोग क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो इन दोनों कम्बिनेशन में ओमिप्राजोल जो है वो जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, इसके यूजेस क्या है, PPIs को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? PPI जो है ये जर्ड के लिए यूज़ होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लिए, ड्यूडिनल अल्सर के लिए यूज़ होता है।
इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होता है, एसिड इंड्यूस अल्सर के लिए, एसिड की वजह से जो अल्सर काज होता है उसके लिए यूज़ होता है, एच पाइलोरी में यूज़ होता है, ट्रिपल थेरापी में, क्वाड्रुपल थेरापी में यूज़ होता है। अच्छा, एरोसिव फेजाइटिस में यूज़ होता है, एरोसिव फेजाइटिस में, एरोसिव ईसोफेजाइटिस में, जिसमें ईसोफेगल की जो लाइनिंग वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। तो वापस जब तो एसिड जब इस पे लगता है तो बर्निंग होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इसको क्यों देते हैं? जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो गैस्ट्रन सिक्रीटरी सेल्स हैं वो गैस्ट्रन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। जब गैस्ट्रन ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है गैस्ट्रन का तो काम है HCl प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना, तो HCl की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो क्यों ये हो सकता है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, या फिर ये इसके जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उनमें क्या हो गया हो, हाइपरप्लेजिया हो गया, उनके नंबर ट्यूमर हो गया हो, तो ट्यूमर की वजह से भी गैस्ट्रन सेल की सिक्रीशन ज़्यादा हो गया हो, HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी PPIs जो है वो यूज़ होता है। PPIs इसकी PK की तरफ आते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हम तो इसको ओरली यूज़ करते हैं, और इसका जो कब यूज़ करते हैं, किस टाइम? ब्रेकफास्ट से 30 to 60 मिनट, खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से 30 या 60 मिनट पहले इसको क्या करना है, लेना है, ताकि ये जाए एब्जॉर्ब हो ड्यूडिनम से, और जाके पहले ये क्या करे, पोटाशियम हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप को पहले ये क्या करे, ब्लॉक करे दम, ताकि HCl की सिक्रीशन ना हो जब हम लोग क्या करें, फूड खाएं। इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो फ्यू आवर्स है, प्लाज्मा हाफ लाइफ इसका फ्यू आवर्स है, लेकिन प्लाज्मा का हाफ लाइफ इसका फ्यू आवर्स है ना, प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है इसका फ्यू आवर्स इसलिए है क्योंकि ये जाता है सारा के सारा किधर, ज़ाहिर ये जाता है पेराइटल सेल्स में हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करने के लिए। ये सारा के सारा प्लाज्मा से कहाँ गया है, पेराइटल सेल में, पेराइटल सेल में इसने क्या किया है, इस पंप को ब्लॉक किया है, इसके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तभी ये हमें प्लाज्मा में नज़र नहीं आएगा। इसका जो ड्यूरेशन है का लॉन्ग ड्यूरेशन 24 आवर्स तक ये काम करता है, और 24 आवर्स के बाद जो हमारे पास न्यू एग्जाम बनते हैं तभी हम लोग 24 आवर्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, डोज को रिपीट करते हैं, और ये बाइंड करता है पोटाशियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप के साथ। इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है PPIs के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, क्लोपिडोग्रेल जो है, क्लोपिडोग्रेल इसको कौन एक्टिवेट करता है, साइटोक्रोम P2C19 ये, लेकिन अगर इसको ये एक्टिवेट करता है, लेकिन हमारी जो ड्रग है एसोमिप्राजोल और ओमिप्राजोल ये क्या करती हैं, इसको इनहिबिट करती हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो क्लोपिडोग्रेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये अपना फंक्शन जो है वो शो नहीं करेगा। तो ये इसका क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके अलावा PPIs जो है वो अगर इसका हम लोग काफ़ी ईयर्स यूज़ करें या फिर 1 साल से ज़्यादा इसको यूज़ करें तो ये क्या करेगा, बोन फ्रैक्चर काज करेगा। बोन फ्रैक्चर क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करता है ना GIT से, तो इस वजह से बोन फ्रैक्चर की वो हो सकती है। कैल्शियम तो हमें पता है बोन की नेसेसरी है बोन की फॉर्मेशन के लिए, जब कैल्शियम कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इसके अलावा ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी काज करता है। विटामिन B12 का हमें पता है कि यह कहाँ से रिलीज होता है, पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल से हाइड्रोजन आयंस के साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो है वो सिक्रीट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर ये स्टमक में सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, विटामिन B12 को बाइंड करता है अपने साथ और एब्जॉर्ब करवाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको किस में एब्जॉर्ब करवाता है, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में ये क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। लेकिन जब विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इस तरह इससे क्या होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी। इसके अलावा ये नमूनिया काज करता है, नमूनिया काज करता है, डायरिया काज करता है, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की जो है वो इन्फेक्शन या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल रिलेटेड डायरिया काज करता है। क्योंकि ये क्या करता है, PPIs एसिडिक pH को कम करता है ना, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इजी हो जाएगी, तो इससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा PPI जो है वो हाइपोमैग्नीसीमिया काज करता है। कैसे? ये हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मैग्नीशियम के ट्रांसपोर्टर्स हैं,
तो उन ट्रांसपोर्टर्स को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो हाइपोमैग्नीसियम होगा, मैग्नीशियम जो है वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में। कैल्शियम की डिफिशियंसी इस वजह से भी हो सकती है कि हम लोग जब कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, लो पीएच, लेकिन अब पीएच क्या हो गया है, पीपीआई की वजह से हाई हो गया। जब पीएच हाई हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम सिट्रेट यूज़ करेंगे पीपीआई के साथ। कैल्शियम सिट्रेट जो है वो, उसको पीएच से कोई मसला नहीं है, तो ये कैल्शियम जो है कैल्शियम डिफिशियंसी को पूरा कर सकता है कैल्शियम सिट्रेट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे पास जो ड्रग है वो है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल क्या है, ये PGE2 का एनालॉग है। ये क्या करता है, जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कराता है स्टमक में। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब PGE2 क्या करता है, ये म्यूकोसोल बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करता है, तो ये HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह जो है अल्सर है इसको ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। इसको हम लोग प्रोफाइलेक्टिक अल्सर के लिए यूज़ करते हैं, अल्सर को ट्रीट करने के लिए, और प्रोफाइलेक्टिकली इसको भी यूज़ करते हैं जब हम लोग एनसेड लेते हैं ना, क्योंकि एनसेड क्या काज करता है, अल्सर। तो इसके साथ हम लोग इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं अल्सर काज होने से पहले भी, ताकि अल्सर जो है वो काज ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वोमेन में, क्योंकि ये क्या काज करता है, यूट्रस कंट्रैक्शन। तो प्रेग्नेंट वोमेन में इसको नहीं देना, ये यूट्रस कंट्रैक्शन काज करता है। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है मिसोप्रोस्टोल के, वो डोज रिलेटेड डायरिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीपीआईज को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या है, एंट एसिड्स। एंट एसिड्स ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली बेसिस हैं। तो ये जो बेसिस हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, ये स्टमक में जो HCl है, जो एसिड है, उसके साथ मिलकर क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है। कैसे, वाटर प्लस साल्ट बनाकर। तो क्या हो जाएगा, एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंट एसिड जो है वो स्टमक की जो इम्पटिंग है उसको क्या कर देगा है, डिले कर देता है। तो जब स्टमक इम्पटिंग जो डिले हो जाएगा तो एंटासिड के लिए ज़्यादा टाइम, मतलब इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा ना HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो है मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है, ताकि HCl जो है सारा के सारा न्यूट्रलाइज हो जाए एंटासिड की हेल्प से। NaHCO3 हम लोग जो है वो क्यों यूज़ नहीं करते, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या है, ये बेस है ना, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज करता है। तो इस वजह से हम लोग NaHCO3 को यूज़ नहीं करते। और एंटासिड की जो यूजेस हैं वो क्या है कि इसको हम लोग जड़ में यूज़ करते हैं, और पेप्टिक अल्सर में इसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्या है, एंटासिड के। एंटासिड जो ALOH थ्राइस है ये क्या काज करता है, और MgOH ट्वाइस। ALOH थ्राइस जो है ये कॉन्स्टिपेशन काज करता है। इसका जो साइड इफेक्ट है ये कॉन्स्टिपेशन है, जबकि MgOH ट्वाइस का क्या है, डायरिया। इसका क्या इफेक्ट है, MgOH ट्वाइस का डायरिया काज करता है। तो हम लोग फिर ये यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग फिर कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, एक डायरिया काज करता है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, तो इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा। तो डायरिया भी काज नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन भी काज नहीं होगा, जब हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करेंगे। दूसरा ये इनमें एल ये क्या रिलीज़ करती हैं, ये जो बेसिस हैं ये हमारे पास ये आइंस रिलीज़ करती हैं ना, Al+3 Mg+2। तो ये जब आइंस एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में, तो इसका मसला जो है वो उन पेशेंट्स में नहीं है जो हेल्दी, जिनकी किडनीज हेल्दी हैं। इनका मसला जो है ना उन पेशेंट्स में है जिनमें क्या है, रीनल डिसफंक्शन। तो हम लोग फिर इसको यूज़ नहीं करेंगे उन पेशेंट्स में। लास्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्या है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये क्या करती हैं, ये जाके स्टमक की जो अल्सर वाली जो लाइनिंग है, या जहाँ पे वो ज़ख़म हुआ है, उसको क्या करेंगी, ऊपर से प्रोटेक्ट करेंगी। कैसे, इसमें हमारे पास दो एजेंट है, एक है सक्राल्फेट, दूसरा जो है वो दूसरा है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट। ये क्या, सक्राल्फेट क्या है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सक्रोज का कॉम्बिनेशन है। ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये जाके जो अल्सर है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर जो स्टमक की लाइनिंग है उसके ऊपर क्या है,
पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को लाइक इधर अल्सर है तो ये जाके इस अल्सर को भी ऊपर से कवर करेगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो साथ में जो नॉर्मल सेल्स है उसको भी ऐसे ऊपर से कवर करेगा। तो HCl जो है इसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं करेगा इस जख्म के ऊपर, इस अल्सर के ऊपर। तो अल्सर जो है वो इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको सक्लफेट को इस वजह से यूज़ नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें मल्टीपल डोज चाहिए होती हैं। दूसरा ये ड्रग इंट्रैक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है, और इसको जो है कौन सा pH चाहिए, एसिडिक pH, तो एसिडिक pH चाहिए इसकी एक्टिवेशन के लिए। तो इसके साथ हम लोग PPIs यूज़ नहीं कर सकते। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट ये क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल भी है, और दूसरा ये क्या करता है, एक प्रॉपर्टी इसकी है एंटी माइक्रोबियल है, दूसरा ये क्या है, प्रोटेक्टिव एजेंट है। ये जाके अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर जो है वो लेयर बना देता है, कोट बना देता है। तो उस अल्सर के ऊपर जो है वो जाके HCl नहीं लगेगा, तो इस तरह वो अल्सर जो है वो ट्रीट हो जाएगा।